मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन और लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं आपका लेक्चर नंबर 44 में वेलकम करता हूँ। देखो बेटा जी, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर क्या है, स्थलीय प्राणियों में, जलीय प्राणियों में, स्वच्छ जलीय में या समुद्री प्राणियों में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे, क्या क्या समस्याएं हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं, उनका क्या क्या उनका निवारण है। उसके बाद हमने स्टडी की किडनी की स्ट्रक्चर बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। उसके बाद हमने स्टडी किया यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप की रिक्वायरमेंट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रानिस्यंदन, सेकंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या चयनात्मक पुनः अवशोषण, और थर्ड वन इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। इन तीनों स्टेप के बारे में हमने स्टडी की। आज हम स्टडी करेंगे कि हमारे नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अलग अलग पार्ट हैं, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, इन सब का रोल क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। आपको याद रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इट मीन्स जो भी उत्सर्जी उत्पाद है और उनका निष्कासन किस तरीके से हो और उनमें ट्यूब्यूल्स का क्या रोल है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, इट मीन्स हम कार्य को देखें। देखें एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी कैसी दिखाई देगी और क्या क्या पार्ट दिखाई देंगे। नेफ्रॉन में ये एफरेंट आर्टेरियोल का पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, अभिवाही, और ये इफरेंट आर्टेरियोल का पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, अपवाही। यहां से ब्लड आ रहा है और यहां पर जा रहा है। इस वाले पार्ट पर फिल्टर होगा। ये कौन सा पार्ट है, बोमेन कैप्सूल का, और ये कौन सा पार्ट है, ग्लोमेरुलस का। यहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हमने क्या नाम दिया, पोडोसाइट्स। ये फिल्टर होगा पार्ट। इट मीन्स यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण में यहां पर परानिस्यंदन वाली स्टेप होगी। यदि ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर अपर पार्ट कोर्टेक्स का है, यहाँ से लेकर ये आउटर मेडुला का है, और ये इनर मेडुला पार्ट। तो यहाँ से ऊपर कोर्टेक्स और ये वाले पार्ट कहाँ होंगे, मेडुला। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आएगा उसका रोल इस वाले पार्ट में देख रहे हैं। इस वाले पार्ट को क्या नाम दे रहे हैं हम, पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखिए बेटा, पीसीटी यहां पर लिखा हुआ है सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसका मतलब इस पार्ट में, इस पीसीटी वाले पार्ट में सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर, क्या मीनिंग होता है इसका, इस तरीके से लेयर है, इसके ऊपर इस तरीके से क्यूब शेप में, क्यूब शेप में, इसका मतलब घनाकार, सिंपल सरल, क्यूबोइडल घनाकार, ब्रश बॉर्डर, इट मीन्स इसका जो बॉर्डर है उस पर इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है पीसीटी पार्ट, और इस पीसीटी पार्ट में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः अवशोषण
सर्वाधिक जो होता है वो कौन से भाग में होता है? पीसीटी पार्ट। यहां पर दिखा भी रखा है, देखो NaCl है इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट है, इस पार्ट में NaCl और इसी पार्ट में वाटर, इस पार्ट में नियर अबाउट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना बेटा जी? 70 से 80%। इसीलिए हम बोलते हैं कि पीसीटी भाग में सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है, वाटर का भी और इलेक्ट्रोलाइट का भी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हम इस पार्ट में आ रहे हैं, ये यू शेप की ट्यूब है। जो यू शेप की ट्यूब है, इस यू शेप की ट्यूब में ये क्या है? डिसेंडिंग। इसका मतलब ये कौन सी भुजा है? अवरोही। और ये कौन सी भुजा है? आरोही। लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है। लूप ऑफ हेनले की कौन सी भुजा है? अवरोही। और ये कौन सी है? आरोही। इस लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। इस लूप ऑफ हेनले में मिनिमम, मैक्सिमम कहां पर हुआ? पीसीटी बाद। मिनिमम कहां पर हो रहा है? लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में जो अवरोही भुजा है वहां पर आप देख पा रहे हैं वाटर पार्ट बाहर आ रहा है। जैसे जैसे वाटर पार्ट बाहर आएगा इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर है मेरी बात? जैसे मैं अवरोही भुजा की बात कर रहा हूं तो वहां से NaCl बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये जो अवरोही भुजा है ये जल के लिए पारगम्य है, तो ये आरोही भुजा NaCl के लिए पारगम्य है। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब यहां से जल बाहर आएगा, यहां से NaCl बाहर आएगा। इसका मतलब इस वाले पार्ट की, कौन से पार्ट की? मेडुला भाग की। मेडुला भाग की ऑस्मोलरिक कंडीशन को मेंटेन करता है। इसका मतलब जो भी परासरणी परिस्थितियां हैं उनको हाई लेवल पर मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। समझ पाई मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट बात करें डीसीटी पार्ट की। डीसीटी पार्ट क्या है? यहां पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। हमने यहां पर अभी बात की 70 to 80%, तो हम यहां पर बात करें लूप ऑफ हेनले में तो नियर अबाउट 5% वाटर का, और जो रिमेनिंग 10% है ये 10% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। कंडीशनल मींस यहां पर एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब काम करेगा तो वो डीसीटी पार्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां पर काम करता है? डीसीटी पार्ट पर और कलेक्टिंग डक्ट के इस पार्ट। क्लियर है मेरी बात? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बेटा जी दो तरीके के वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। 70 to 80% वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहां पर हुआ और 10% यहां पर हुआ। जो यहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा उसे बोलते हैं अविकल्पी। और यहां पर वाटर का हो रहा है उसको बोलते हैं विकल्पी। अविकल्पी और विकल्पी का मीनिंग क्या है? ये यहां पर हम बात कर रहे हैं तो इस जगह पर जो वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ है वहां तो इस जगह पर किसी भी प्रकार के कोई भी हार्मोन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। इस अविकल्पी को बोला जाता है ऑब्लिगेटरी।
और विकल्पी को बोलते हैं फैकल्टेटिव। क्लियर? तो डीसीटी पार्ट पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि यहां पर कौन काम करेगा? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम कर सकता है। और यहां पर कौन काम करेगा? एल्डोस्टेरोन। इनकी प्रेजेंस में ये रीअब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्योंकि मूत्र जो निष्कासित होगा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट, मैंने बताया था कलेक्टिंग डक्ट पे आने पर फिल्ट्रेट को यूरिन बोला जाता है, मूत्र बोला जाता है, और उस यूरिन को हमें क्या करना है? कंसंट्रेट करना है, सांद्र करना है। तो वहां से क्या करना पड़ेगा? वाटर रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। और इनर पार्ट जो है, ये इनर पार्ट जो है, यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, मैंने आपको बताया था लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होता है यूरिया, तो स्मॉल अमाउंट यूरिया की भी क्या की जा रही है? रीअब्जॉर्ब की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहां पर यूरिया को एब्जॉर्प्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां ऑस्मोलरिक कंडीशंस जो हैं, परासरण की जो परिस्थितियां हैं, उनको मेंटेन करना है। ये पार्ट पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस एंड सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। इस पार्ट में हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन भी क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होंगे, इट मीन्स यूरिन का नेचर एसिडिक होगा। क्लियर है मेरी बात? दोबारा एक बार समराइज करता हूं। यहां पर वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो ज्यादातर इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आप धीरे धीरे एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें, मैं उसको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूं। क्लियर है मेरी बात? पहले तो ये देखिए कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट। ये एक नेफ्रॉन है, ये एफरेंट आर्टेरियोल अभिवाही, ये इफरेंट आर्टेरियोल अपवाही। यहां से ब्लड आएगा, यहां पर ब्लड जाएगा। मैंने आपको बताया था इसका डायमीटर, इसका व्यास इसकी तुलना में ज्यादा होता है, तो यहां पर फिल्टर होगा। कौन से पार्ट में? ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला पार्ट। ये कॉइलिंग जो शो कर रहा है, ये पीसीटी वाला पार्ट, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये यू शेप में जो दिखाई दे रहा है, लूपोफेनले या हेनले पास वाला भाग है, ये लूपोफेनले की अवरोही भुजा है, ये लूपोफेनले की आरोही भुजा है। ये डीसीटी वाला पार्ट है और ये कलेक्टिंग डक्ट। पीछे की तरफ से मैं आगे की तरफ आ रहा हूं। सबसे पहले हम रोल देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका का काम क्या है। पहला काम मेंटेनेंस ऑफ पीएच, पीएच को मेंटेन करेगी, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगी, सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का सीक्रेशन कर रही है। इस पार्ट में, कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां की ऑस्मोलरिक कंडीशंस को मेंटेन करना और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूरिन को क्या करना है? कंसंट्रेट, सांद्र करना है। तो बेटा जी, संग्राहक नलिका की क्या क्या काम हुए? पीएच को और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन को सीक्रेट करना, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना और स्मॉल अमाउंट में यूरिया को रीअब्जॉर्ब कराना। क्लियर है कलेक्टिंग डक्ट के काम? उसके बाद पार्ट है डीसीटी वाला पार्ट। इस डीसीटी वाले पार्ट में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का। इस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। यहां पर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, नियर अबाउट 10% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, 10% वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो कौन करवा, हार्मोन जो करवा रहा है उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव।
और इसी पार्ट में आपने देखा बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद बात करें लूप ऑफ हेनले में, जहां पर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले ऑस्मोलरिक कंडीशंस को हाई लेवल पर मेंटेन कैसे करती है, क्योंकि इसकी जो अवरोही भुजा है वो जल के लिए पारगम्य है, तो जल बाहर आ गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। और आरोही भुजा जो है वो NaCl के लिए पारगम्य है। ध्यान रहे बेटा जी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इसकी अवरोही भुजा है वो जल के लिए पारगम्य है, जबकि आरोही भुजा NaCl के लिए पारगम्य। नेक्स्ट पॉइंट, पीसीटी पार्ट। ये जो पीसीटी पार्ट है यहां पर सर्वाधिक मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइट का 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम का सीक्रेशन हो रहा है। ये वाला पार्ट पीसीटी वाला पार्ट, जहां पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है। सिंपल मीन्स केवल एक ही लेयर, एक ही परत, कैसी है, घनाकार है, और उसके ऊपर क्या है, विलाई प्रेजेंट। क्लियर है बेटा जी? यहां तक ये जो मैंने बातें की हैं अभी तक, ये सभी किससे रिलेटेड बातें की हैं कि इन ट्यूब्यूल्स का क्या क्या फंक्शन है। नेफ्रॉन में अलग अलग ट्यूब्यूल्स है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, इनका क्या फंक्शन है। क्लियर है बेटा जी? यहां तक नोट करें एक बार इसको। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अभी जो हमने देखा वो डिफरेंट ट्यूब्यूल का कार्य जो था वो देखा। अब हम देख रहे हैं कि इसी पार्ट में नेफ्रॉन में अलग अलग भाग में फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे परिवर्तित होगी और यूरिन का क्या पैसेज होगा। पहला पॉइंट देख रहे हैं, यूरिन का पथ। नेफ्रॉन पार्ट से यूरिन जब बनेगा, कब बनेगा, जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और इस कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पैपिला में जाता है। रीनल पैपिला से रीनल कैलिक्स में जाएगा। ये माइनर और मेजर कैलिक्स हो सकते हैं। आपको पता है नेफ्रॉन कहां पर है, किडनी के अंदर। नेफ्रॉन कहां पर खुलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट कहां पर खुलेगी, ये रीनल कैलिक्सेज में। और रीनल कैलिक्सेज जो हैं वो रीनल पेल्विस, जो रीजन कहां पर है, हाइलम रीजन में। और फाइनली यूरेटर ये मूत्र नलिका में खुलेगा, और यूरेटर से यूरिथ्रा मूत्र मार्ग। क्लियर है बेटा जी? तो यहां से इस तरीके से मूत्र मार्ग में यूरिन पहुंचता है। और मानव के केस में जो यूरिन होगा वो क्या होगा, अति सांद्र होगा, हाई कंसंट्रेटेड होगा। इसका मतलब वहां से मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, मीन्स अधिक से अधिक जल का पुनः अवशोषण कराना पड़ेगा। हम बात करें इस डायग्राम की, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, कोर्टेक्स। ये वाला पार्ट कौन सा है, आउटर मेडुला। और ये वाला पार्ट कौन सा है, इनर मेडुला। इस कोर्टेक्स से हम जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, आउटर मेडुला और इनर मेडुला की तरफ जाएंगे,
तो जैसे जैसे इनर मेडुला की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेट फिल्ट्रेट बनता है। कंसंट्रेट का मतलब यहां पर कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर कंडीशन है, यहां पर 600 मिली ऑस्मोलर पर लीटर होगी, यहां पर 900 मिली ऑस्मोलर पर लीटर कंडीशन, और यहां तक आते आते 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर कंडीशन। 300, 600, 900, 1200। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे हम कोर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ मूव करें तो जो कंसंट्रेशन थी उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। 300 से 1200 होना, इट मीन्स 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ये कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी? कोर्टेक्स पार्ट में 300, तो मैं कह सकता हूं ये ब्लड की मिलीऑस्मोलर कंडीशन है ह्यूमन बॉडी की। तो बोमेन कैप्सूल यहां पर भी कितनी है? 300। तो बोमेन कैप्सूल का सॉल्यूशन कैसा होगा? आइसोटोनिक, इसको बोलते हैं समपरासरी। पीसीटी पार्ट में बराबर मात्रा में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और 70-80% वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी पार्ट भी कैसा होगा? आइसोटोनिक, समपरासरी। अरे किसी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर मात्रा में निकाल लिया जाए तो वो कंसंट्रेशन उतनी रहेगी। जैसे जैसे हम कोर्टेक्स से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देखो 300, ये 300 था, ये 300, ये 300, आइसोटोनिक आइसोटोनिक। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो 1200 हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक मीन्स अति परासरी। और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि यहां से पानी को निकाल लिया, वाटर को यदि हम निकाल लिया, जल के लिए पारगम्य है, वाटर निकल गया, अति परासरी सॉल्यूशन बनेगा। जैसे हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनर मेडुला से अब आउटर मेडुला की तरफ आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक, अल्प परासरी। और जैसे जैसे डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका के लास्ट भाग में जाएंगे, यहां से वाटर निकल रहा है, इस पार्ट में आते आते क्या हो जाएगा? अति परासरी मीन्स हाइपरटोनिक। और यहां से और वाटर निकल गया तो हम क्या कह सकते हैं? हाइपरटोनिक मीन्स अति परासरी। इसीलिए यूरिन जो है, हमारा जो यूरिन है, हमारा जो मूत्र है, वो हाइपरटोनिक होना चाहिए। और ये जो हाइपरटोनिक मीन्स मूत्र की सांद्रण की प्रक्रिया जो है उसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म या प्रतिधारा क्रियाविधि। प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि। आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा यूरिन जो है अति सांद्र रूप में हम निष्कासित करते हैं तो मूत्र के सांदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। बेटा जी, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। ध्यान से समझे इसका एक एक पॉइंट बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझना।
थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आसान है। देखिए बेटा जी, मूत्र सांधन की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ कोर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, वलकुट की। यहाँ पर आउटर मेडुला की, बाह्य मध्यांश, और यहाँ पर इनर मेडुला की। आंतरिक मध्यांश। हम आउटर इनर पार्ट तक जाएं कोर्टेक्स पार्ट से, तो हमारे को 300 से 1200, इट मीन्स 4x टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलती। नेम इंडिकेट कर रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब होता है एक फ्लो यदि इस डायरेक्शन में है तो दूसरा फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में पहले ये तो पता लगे कि कौन कौन रोल कर रहा है। एक करती वासा रेक्टा, दूसरा लूप ऑफ हेनले। इट मीन्स यूरिन को कंसंट्रेशन करने में वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले या हेनले पास का बहुत बड़ा मेजर रोल है। डायग्राम दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम को पहले समझे क्या है। ये वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा क्या है? ये आने वाली ट्यूब है एफरेंट आर्टेरियोल, और ये यहां से बाहर जा रही है, ये है इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल यू शेप की ट्यूब बना लेती है। किसके पैरेलल में? लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में। उसी को क्या बोल रहे हैं? वासा रेक्टा। तो ये तो मान के चले ब्लड की कैपिलरीज है, और लूप ऑफ हेनले किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में हैं, तो एक में फ्लो नीचे की तरफ, दूसरे में ऊपर की तरफ, इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब काउंटर करंट। तो पहले तो ये पार्ट देखते हैं। इफरेंट आर्टेरियल का पार्ट जो डाउनवर्ड आ रहा है, तो 300, 400, 600, 900, 1200 मीन्स कोर्टेक्स से जैसे जैसे मेडुला की तरफ जा रहा है, एरो बता रहा है नीचे की तरफ जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ गई। और जैसे जैसे हम यहां से इनर मेडुला से कोर्टेक्स की तरफ आएंगे, 1000, 800, 600, 400, 300, इट मीन्स कम हो गई। क्लियर है मेरी बात? हमें यह पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आ रहे थे तब कंसंट्रेशन राइज हुई है, जैसे जैसे अपवर्ड जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम हो गई है। हम इसी के पैरेलल फॉर्म में लूप ऑफ हेनले को देखते हैं। ये लूप ऑफ हेनले में हम यहां पर डाउनवर्ड आ रहे हैं, देखो एरो बता रहा है। 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 900, 600, 400, 300। जैसे जैसे यहां डाउनवर्ड आए तो कंसंट्रेशन बढ़ी, अपवर्ड जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रही। देखिए बेटा जी, हम लूप ऑफ हेनले के इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी भुजा है? अवरोही। और ये लूप ऑफ हेनले की कौन सी भुजा है? आरोही। लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य है? जल के लिए। जैसे जैसे वाटर या जल बाहर आएगा, कंसंट्रेशन 300 से 400, 600 बढ़ गई। इसका मतलब 300 को 1200 में कन्वर्ट करने का काम किसका है? लूप ऑफ हेनले का। इसका मतलब 300 को 1200, इसका मतलब 4 गुना उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। इसका मतलब ये क्या है? काउंटर
करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट किसका काम करेगा? मल्टीप्लायर का काम करेगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैंने कहा ये जल के लिए पारगम्य नहीं है, किसके लिए पारगम्य है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए, साल्ट के लिए। साल्ट बाहर आ गया, अभी पानी बाहर आया था तो यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ गई, साल्ट बाहर आ जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आए तो कंसंट्रेशन बढ़ी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो गई। इट मीन्स यहां से यहां आएंगे तो हाइपरटोनिक, यहां से आएंगे तो हाइपोटोनिक। अब यहां से जो वाटर निकला वो कहां जाएगा? इसके डिसेंडिंग पार्ट, इसके अवरोही भुजा से निकलेगा, वो इसके आरोही भुजा में जाता है। यहां से पानी निकला, इसकी अवरोही भुजा से निकला, तो इसकी आरोही भुजा कौन सी है? ऊपर जा रही है वो, और इसकी अवरोही भुजा कौन सी है? ये। तो लूप ऑफ हेनले के अवरोही भुजा से जो जल निकला है वो इसके आरोही भुजा में चला जाएगा। तो जैसे ही यहां पर आरोही भुजा में वाटर जाएगा तो देखो जैसे फ्लो करता हुआ आ रहा है, पानी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पानी की कंसंट्रेशन यदि ऑस्मोलरी कंडीशन में पानी ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखिए इस पार्ट से क्या निकला? NaCl। आरोही भुजा से जो निकला है वो ये अवरोही भुजा के अंदर जा रहा है। देखो NaCl जा रहा है, जैसे जैसे इस NaCl इसमें मिलता जाएगा NaCl जितना ज्यादा मिलेगा कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब उस 300 को 1200 करने का काम तो इसका था, लेकिन उसको एक्सचेंज या आदान प्रदान करने का काम किसका है? वासा रेक्टा का। तो ये किसका काम करती है? काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर, ये दोनों मिलकर ही काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं जो मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? क्लियर है सभी को? एक बार दोबारा समझे इस पॉइंट को। हमारे पास दो चीजें हैं, एक लूप ऑफ हेनले है, एक हमारे पास वासा रेक्टा है। लूप ऑफ हेनले में अवरोही भुजा और आरोही भुजा है, वासा रेक्टा में ये अवरोही भुजा और ये आरोही भुजा है। वासा रेक्टा का इतना काम है कि यहां से जो चीजें निकली उसको यहां पर डाल। लूप ऑफ हेनले, अब देखिए लूप ऑफ हेनले जो है, उस लूप ऑफ हेनले में जो अवरोही भुजा है वो जल के लिए पारगम्य है। जल के लिए पारगम्य होगी तो ये कंसंट्रेशन 300 से 1200 होगा, और 1200 से जब 200 तक आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या हो गई? कम हो गई। तो यहां से NaCl को बाहर निकाल लिया, तो इसकी आरोही भुजा से NaCl को निकालकर इसकी अवरोही भुजा में डाल दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ गई और इसकी कम हो गई। और यहां से वाटर को निकाला, तो वाटर को निकालेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो उस वाटर को यहां पर डाल दिया, वाटर को यहां ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो गई। तो बेटा इस तरीके से वासा रेक्टा काउंटर करंट एक्सचेंजर का काम और लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, और इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया में रोल अदा कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट टॉपिक बेटा समझ रहे हम जेजी एपरेटस।
देखिए बेटा जी, क्या जेजी अपरेटस क्या है, हम यदि इस तरीके से जो बोमेन कैप्सूल है उसको उल्टा किया, ये पोडोसाइट है, तो हम कह सकते हैं यहां से आने वाली ट्यूब और ये जाने वाली ट्यूब, ये इफरेंट आर्टेरियोल का पार्ट है, ये एफरेंट मीन्स ये अभिवाही, और ये क्या है, अपवाही। ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलर। यहां पर स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट है, विशिष्ट पेशी कोशिकाएं जो हैं अपवाही और अभिवाही के कांटेक्ट में, इनको बोल रहे हैं जेजी सेल्स। इसी के पास में मैं यदि ये कॉन्टेक्टेड जो पार्ट है उसमें ये डीसीटी पार्ट है, और डीसीटी की सेल भी मॉडिफाइड हो गई, रूपांतरित हो गई, और डीसीटी की इन सेल को बोलते हैं मैकुला डेंसा। और इन जेजी सेल और मैकुला डेंसा के बीच में यहां पर कुछ सेल्स तैरती हुई दिखाई देंगी, इन्हें बोलते हैं पॉल्किंसन सेल या लेसाइस सेल। तो हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार की सेल मिल गई, एक जेजी सेल्स, 2 मैकुला डेंसा, 3 लेसाइस सेल, और इन तीनों को मिला दिया जाए तब जाकर हमारे पास क्या बनेगा, जेजी अपरेटस बनेगा। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? जेजी अपरेटस क्या है, जेजी सेल्स, मैकुला डेंसा और लेसाइस सेल। अब जरा ध्यान से समझे इसका रोल क्या है। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, जैसे ही बीपी डिक्रीज करेगा, तो ये जेजी अपरेटस की जेजी सेल्स जो हैं ये रिलीज करना शुरू कर देती हैं रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन। इस एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन है एरिथ्रोपोइसिस को प्रेरित करना। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स का निर्माण करना होगा, तब उस एरिथ्रोपोइसिस को प्रेरित कौन करेगा, एरिथ्रोपोइटिन। और ये जो रेनिन है ये क्या करेगा, ये रास सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, रास सिस्टम को प्रेरित करता है। तो बीपी डिक्रीज करा तब इसने रास सिस्टम को प्रेरित किया। तो रास सिस्टम क्या है,
इस रास सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से बाहर जाके भी बात करेंगे कि रास सिस्टम रियली में क्या है और किस तरीके से ये किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। देखिए बेटा जी इसको, पूरा नाम है इसका है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हमारे पास जो लीवर सेल है ये एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करती है। एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होगा, वो रेनिन के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। और रेनिन कब रिलीज होगा? जब ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, रेनिन रिलीज हुआ। लीवर सेल ने क्या रिलीज किया? एंजियोटेंसिनोजन, जिसके पास मोर देन 350 एमिनो एसिड है। और रेनिन के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। रेनिन इस पॉलीपेप्टाइड को, मोर देन 350 एमिनो एसिड को तोड़ देता है और क्या बना देता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो बनाया उसमें 10 एमिनो एसिड मीन्स डेकापेप्टाइड। और जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन सेकंड में। जैसे ही ये लंग्स के पास सर्कुलेशन पहुंचेगा तो लंग्स के पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। लीवर सेल ने क्या रिलीज किया? एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन रिलीज हुआ जेजी सेल से। इस रेनिन ने इस 350 एमिनो एसिड के पार्ट को 10 एमिनो एसिड के टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो 10 एमिनो एसिड का सीक्वेंस बना वो लंग्स के सर्कुलेशन में गया तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने उसे एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज कर दिया, जो 8 एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस है। इसका मतलब ये एक ऑक्टापेप्टाइड है। अब क्या होगा? ये जो 8 एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये एक स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। किसका काम करता है बेटा जी? स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इसको बोलते हैं पर्बल वाहिनी संकोचक। पर्बल वाहिनी संकोचक का काम करता है। और ये क्या करेगा? ये पीसीटी पार्ट से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाने का काम करेगा। पीसीटी पार्ट से सोडियम और वाटर को क्या करवा रहा है? रीअब्जॉर्ब, पुनः अवशोषित करवा। और साथ साथ में ये स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को अपना मैसेज दे देता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अलग अलग भाग हैं, जोना, ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलेरिस, जोना फैसिकुलेट। ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है और ये मिडल पार्ट।
इस एंजियोटेंसिन सेकंड स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ने एड्रिनल कोर्टेक्स के कौन से पार्ट को, इस आउटर पार्ट को मैसेज दे दिया। ये आउटर पार्ट क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, क्योंकि पूरा नाम इसका क्या है, रेनिन रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिनोजन इस पे काम किया, एल्डोस्टेरोन इसका मतलब फाइनली किसको एक्टिवेट करेगा, एल्डोस्टेरोन। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा को एक्टिवेट करके एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है, और ये डीसीटी पार्ट से वाटर और सोडियम को क्या करवा लेता है, रीएब्जॉर्ब, पुनः अवशोषित। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? ध्यान से समझिए क्या बताया मैंने। जब बीपी डिक्रीज करेगा तो हमारी बॉडी की कौन सी सेल, जेजी सेल एक्टिवेट हुई। जेजी सेल ने क्या रिलीज किया, रेनिन। रेनिन ने क्या सिस्टम करवाया, रास सिस्टम। और रास सिस्टम, ये मैंने आपको बताया है कि रास सिस्टम में रेनिन इस तरीके से वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम फाइनली एंजियोटेंसिन सेकंड करेगा, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था उसको क्या कर दिया, इंक्रीज। अब जैसे जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, तो इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव किस पर आएगा, हार्ट की वाल के ऊपर। किस पे, एट्रियम या आलिंद के ऊपर। और एट्रियम क्या रिलीज करता है, ANF, एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर। नेम इंडिकेट कर रहा है, एट्रियल मीन्स हृदय के आलिंद वाला भाग, न्यूट्रीयूरेटिक, न्यूट्री का मतलब होता है सोडियम, यूरेटिक का मतलब यूरिन में सोडियम को क्या कर देगा, ये सोडियम को यूरिन में भेजने का काम करेगा। इन्होंने क्या करवाया था, देखो सोडियम को, ये सोडियम को पुनः अवशोषित करवाया था, रीअब्जॉर्ब करवाया था। अब ये क्या कर रहा है, सोडियम को भेजने का काम कर रहा है। ये एक वैसोडाइलेटर है, मीन्स वाहिनी शिथिलक। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, ये वेसल के डायमीटर को कम कर देना। कम करेगा तो ऑब्वियसली बीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और यहां पर वैसोडाइलेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेसल्स क्या थी, कॉन्ट्रैक्टेड, और इसको डायलेट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। इसका मतलब इस रास सिस्टम, जो रास सिस्टम है, इसका अपोज कौन करता है, तो रास सिस्टम का अपोज कौन करेगा, ANF। तो आपसे कहा जाए, जब बीपी कम होगा कौन रिलीज होगा, रेनिन। कौन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। जब बीपी ज्यादा होगा तो ANF, इसकी वजह से बीपी कम हो जाएगा। और बीपी कम है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको, बीपी को क्या कर देगा। इस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर ज़्यादा और कम रेगुलेटेड फॉर्म में रहेगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होगी, परानिस्यंदन जो होगा, वो भी क्या रहेगा, रेगुलेटेड मैनर में रहेगा। क्लियर है बेटा जी? यहाँ तक क्या क्या डिस्कस किया आज मैंने बताया आपको हमारे नेफ्रॉन के अलग अलग ट्यूब्यूल्स जो हैं, PCT है, DCT है, लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, इनके क्या रोल है। इसके अलावा मैंने बताया यूरिन का पैसेज क्या है। इसके अलावा मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस तरीके से मेंटेन की जाती है। यूरिन की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन की जाएगी, यूरिन की कंसंट्रेशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म से या प्रतिधारा प्रवाह सिद्धांत से मेंटेन की जाती है। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको बताया कि PCT पार्ट और बोमेन कैप्सूल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, समपराश्री। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट में अतिपराश्री, असेंडिंग पार्ट में अल्पपराश्री, और जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो कैसा सॉल्यूशन होता है, अतिपराश्री। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको
कि किस तरीके से जेजी अपरेटस जो है वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है और रास सिस्टम का अपोज कौन करता है, एएनएफ, जो किडनी फंक्शन में रोल कर रहा है। क्लियर है बेटा जी? ये जो मैं पार्ट आज डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जब आपको पता लगेगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 18 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पार्ट से। क्लियर है बेटा जी? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।